हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले डिटेल में करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा रोज़ मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 से 12 बजे के बीच में हमारे डेली जीके सीरीज़ भी चल रही है आजकल, तो आप उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे जीके सीरीज़ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हम लोग रोज़ 25 क्वेश्चन कर रहे हैं इस वक्त, और आप एक छोटा सा अपना मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम के लिए ये उम्मीद रख रहे हैं हम कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो आप हमारी जो जीके सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले क्वेश्चन के साथ आज के शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। भारत के CAG, ठीक है, या फिर कैग कौन होंगे, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है भारत के जो नए CAG होंगे। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पद होता है और एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG बनाया गया है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है ये आप सभी को पता होगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है, उपराज्यपाल हुआ करते थे। तो इनकी जगह पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का, और इनको बनाया गया है भारत का नया CAG। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही हैं भारत के नए CAG। नाम क्या है इनका ये ज़रूर याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है। ये भारत के 14वें CAG हैं, यानी कि भारत के 14वें कैग हैं, भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। वर्तमान में राजीव महर्षि जो है वो भारत के CAG हैं। राजीव महर्षि रिटायर हो चुके हैं, और इनकी जगह पे अब जो नए CAG होंगे भारत के 14वें CAG वो होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। 8 अगस्त को ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा, नई नियुक्ति हुई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है, तो ये आपको यहाँ से ज़रूर पता होना चाहिए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करते हैं तो ये इनका जो मुख्यालय है, इनका मतलब जो ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस जो है वो नई दिल्ली में है, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक के लिए। तो जो भी पहले इसमें से आ जाता है वो उसमें मतलब जो है या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या फिर 6 वर्ष तक जो है इनकी नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और इनका जो वेतन होता है वो होता है 2.5 लाख रुपये प्रति माह, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा पद होता है, तो 2.5 लाख रुपए जो है इनको सैलरी मिलेगी पर माह। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की गई है। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। योजनाओं के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का संबंध कौन से राज्य से है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा से। या फिर आपसे पूछ लेगा कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत कौन से राज्य में की गई, तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में। तो ये 2 योजनाएं हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, और एक एक करके मैं आपको इन योजनाओं के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम पहले योजना की बात करते हैं जो कि है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, जैसा कि यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि ये योजना कहीं ना कहीं महिलाओं से रिलेटेड होगी। तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 22.5 लाख जो BPL कार्ड धारक जो महिलाएं हैं, जिनके मतलब जो राशन कार्ड हैं BPL कैटेगरी के, उन महिलाओं को 1 साल तक हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। बेसिकली हर महीने जो है 1 पैकेट सैनिटरी पैड महिलाओं को दिया जाएगा, किशोरियों को दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उनको जो मासिक धर्म है उसको लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी, क्योंकि ये इंडिया में एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा जैसे राज्यों में, जहाँ हरियाणा हो गया आपका, बिहार हो गया, मतलब जो गांव जहाँ पर ग्रामीण स्थिति बहुत बुरी है इस वक्त, तो उन जगहों पे इन सब की वजह से
महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत से इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो उसको लेकर भी जो है महिलाओं को जागरूक किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, कौन सी योजना है? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। दूसरी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे रहते हैं, बेसिकली 1 से 6 साल की उम्र के आसपास के, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पर दूध मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी जो है दूध दिया जाएगा। तो जो मिल्क पाउडर होता है ना, ये ऐसे ही उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरीके की योजना चलाई थी, जिसमें कुपोषण का शिकार होने से बचाने के लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दूध के पैकेट और कुछ इस तरीके के अलग अलग चीज़ें प्रदेश सरकार दे रही थी। तो अब ये हरियाणा सरकार में कुछ इसी तरीके की योजना चलाई है जिसमें मिल्क पाउडर जो है दिया जाएगा। तो उसमें विटामिन, आपका मिनरल दुनिया भर के, इसके अलावा प्रोटीन, वो सभी चीज़ें जो है उस मिल्क पाउडर में रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर से याद रख सकते हैं 3 पॉइंट हैं और 3 के 3 एक दूसरे से लिंक करके मैंने लिखे हुए हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? जो छोटे छोटे जो दुकानें हैं उनके लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर। किसने की है? ये की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये मतलब दो लोगों के बीच की योजना है, एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो बेसिकली एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा आपको ये पॉलिसी खरीद सकते हैं आप। इसके लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की है। ठीक है, तो इसके तहत अगर आपकी दुकान है और किसी कारणवश अगर आप शायद शॉर्ट सर्किट या फिर और किसी अन्य कारण की वजह से, किसी दुर्घटना के कारण अगर आपकी दुकान में आग लगती है या फिर उससे रिलेटेड कोई और ख़तरा होता है या फिर चोरी हो जाती है, भूकंप की वजह से नुकसान होता है या फिर दंगे वगैरह में अगर आपकी दुकान को नुकसान पहुंचता है, तो इस कारण से होने वाला जो नुकसान आपको होगा वो आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो आपको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आप ले सकते हैं। 2 लाख रुपए से अधिकतम 25 लाख रुपए तक की जो राशि का बीमा है वो आप इसके द्वारा खरीद पाएंगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है अभी रिसेंटली। जो शॉप जो है उनके लिए मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक बेचेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं? इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है आज, यानी कि ऑप्शन सी वाला 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य जो हमारे हथकरघा से जुड़े हुए जो कार्य हैं या फिर उससे जुड़े हुए जो कारीगर हैं उनको सम्मानित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था ये दिवस और फिर उसके बाद से ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त इसकी शुरुआत की थी इस दिवस को मनाए जाने की। तो नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं हर साल 7 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि अगस्त 2020 में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभी रिसेंटली WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है ये हमें यहाँ से बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये जो WTF स्पोर्ट्स है ये बेसिकली फैंटेसी गेम वाला एक जो है फैंटेसी गेम जो है ये करवाते हैं। ठीक है, जैसे आजकल ऐड नहीं आते हैं कि वो गेम खेल के हम पैसा कमा रहे हैं ये वो करके ऑनलाइन। ठीक है, तो उसी तरीके से WTF स्पोर्ट्स भी अलग अलग गेम खिलवाता है और उससे आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर इसने अपने बनाए हैं इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर वो बनाए हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मतलब और जानकारी लिखी नहीं है क्योंकि उसके मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत भी है हमको, बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया। ये ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य चलेगी? भारत की पहली किसान ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। ये जो ट्रेन है ये महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के मध्य चलेगी। ठीक है,
तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा आपका रूट है, महाराष्ट्र से शुरू होगी ये ट्रेन, ठीक है, किसान रेल है इसका नाम। ये महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू होगी और ये बिहार के दानापुर तक ये जाएगी। किसान जो ये रेल पूरी की पूरी है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें मतलब पूरे के जितने भी जो कोच हैं वो एसी कोच हैं, रेफ्रिजरेटर से युक्त कोच हैं, और इसे रेलवे ने 17 टन की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें किसान ख़राब होने वाली सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क आदि रख सकेंगे। तो कुल मिला के यह है कि किसान जिन ऐसे उत्पादों का जो मतलब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उत्पादन करते हैं, जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कई सब्जियां हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि आलू वगैरह तो है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकती है, लेकिन अगर वहीं टमाटर की अगर बात करें या फिर कुछ इस तरीके की बात करें तो वो ये सब्जियां जल्दी ख़राब होने वाली सब्जियां रहती हैं, गल जाती हैं या फिर नुकसान हो जाता है। तो उस कंडीशन में अब जो ये ट्रेन होगी यहाँ पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, अभी तक क्या होता था ट्रक वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा जो रेफ्रिजरेटर कोच रहेगा इसमें, क्योंकि सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होंगी और एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से उन सब्जियों को भेजा जा सकता है जो कि जल्दी ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर स्टेशनों के बीच में ये ट्रेन चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों का ही महत्व इसमें है, दोनों मंत्रालयों का, क्योंकि ये रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप लोग इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। जो मैंने ये रेड कलर का लिखा हुआ है ये आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये ज़रूर याद रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया। OHE ये जो एक ऐप है ये भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि जो ओवरहेड जो लाइन है, वायर है, उनकी वजह से जो ट्रेनें लेट होती हैं, अब जो है ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ट्रेनें ओवरहेड वायरिंग ख़राब होने की वजह से देर नहीं होंगी। ओवरहेड वायरिंग क्या होती है, जो ट्रेन होती है ना, तो उसके ऊपर जो तार लगे होते हैं जिससे जो है मतलब जिन तारों की वजह से ट्रेन में जो है करंट भेजा जाता है, तो आजकल जो इलेक्ट्रिक इंजन है फिर वो उसी तरीके से चलते हैं, मतलब उसी करंट की वजह से चलते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर एक दो या 3 या 4 तार गए होते हैं ना, तो उस पर चिपक के जो है एक बनाया होता है, तो उससे मतलब ट्रेन और उन तारों के बीच में करंट का जो है आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं तारों की यहाँ पर बात की जा रही है जो मतलब ट्रेन के ऊपर रहते हैं और जिनकी वजह से ट्रेन चलती है, ठीक है। ओवरहेड वायर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐप क्या करेगा कि जहाँ पर भी मतलब ऐसा होगा कि कहीं पर अगर ओवरहेड वायर में किसी तरह का कोई नुकसान हो रखा है, वो ख़राब हो रखा है, तो ये क्या करेगा कि उस स्थान पे फटाक से फ़ोटो खींच के इसको उस ऐप की मदद से मतलब जो संबंधित लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुँचाएगा कि यहाँ पर ये लाइन ख़राब हो रखी है, तो उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर जो है मतलब आने वाले टाइम में ओवरहेड वायरिंग की वजह से जो है आपकी जो ट्रेनें हैं वो लेट नहीं होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि अगस्त 2020 में सर्ली एंड ग्रो का निधन हो गया। वे पर्सन थी, सर्ली एंड ग्रो का अभी रिसेंटली निधन हो गया है। बहुत फेमस उपन्यासकार थी, तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाऊँ, सॉरी इन पिक्चर में दिखाऊँ, तो ये आप देख रहे होंगे, ये हैं सर्ली एंड ग्रो, ठीक है, ये बीच में जो हैं, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। 1965 में इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था इनकी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। ये इनकी एक पुस्तक थी जिसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें एक इंग्लिशमैन, वाइट इंग्लिशमैन और एक ब्लैक जो सर्वेंट थी, उसके लव स्टोरी और उसके रोमांस के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया था। तो इस पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 1965 में, ठीक है। और राइटर कौन है इसके, सर्ली एंड ग्रो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में RBI ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की। अभी रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत RBI ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान की है। यानी अगर आपके गाँव में
इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट नहीं चलता है, ऐसी अभी इंडिया में ऐसी दुनिया भर की जगह है जहाँ पर इंटरनेट की बहुत गंभीर समस्या है। तो उन जगहों पर अगर आप 200 रुपये तक का कोई सामान दुकान वाले से ख़रीदते हैं तो आप आसानी से जो है उसको पैसा चुका पाएंगे ऑनलाइन तरीके से। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो आप पैसा चुकाएंगे उसके लिए आप मतलब किसी भी ऐप का या फिर कार्ड का मोबाइल में कोई और तरीके का मतलब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे मतलब अगर पेटीएम अगर आप इस्तेमाल करें तो यहाँ पर ये सुविधा आरबीआई दे रहा है कि आप अगर आप इंटरनेट आपका बंद भी होगा तो भी अगर आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो 200 रुपये तक का जो पेमेंट है वो बिना इंटरनेट के आपको हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ये सुविधा है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन अब बिना इंटरनेट के किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। परिवार पहचान पत्र योजना की जो शुरुआत है वो अभी रिसेंटली हरियाणा ने की है, तो डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो अब हरियाणा में क्या होगा कि एक परिवार पहचान पत्र बनेगा, परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनका एक ही पहचान पत्र बनेगा, और उस पहचान पत्र की मदद से आप हरियाणा सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट से जो है आप हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जहां सभी परिवारों को मेरा परिवार मेरी पहचान योजना के तहत परिवार पहचान पत्र बनाकर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पेंशन योजना है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के लिए मतलब जो है यहाँ पर आपको बस परिवार पहचान पत्र दिखाना होगा और उससे आपको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ के प्रमुख आकर्षणों की बात करते हैं तो कलेश्वर नेशनल पार्क आपको हरियाणा में मिल जाता है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको हरियाणा में ही मिलता है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी आपको हरियाणा के अंतर्गत ही मिलता है, ठीक है। दोस्तों अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं हरियाणा कहाँ पर है, तो ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऑरेंज कलर का है ये, और यहाँ से अगर आप देखेंगे पिंक कलर में तो इधर से आपको राजस्थान दिखेगा जो कि हरियाणा से सीमा लगाता है, मतलब लगती है। पंजाब की सीमा भी हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है हरियाणा से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की कि अगस्त 2020 में किस संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आईआईटी कानपुर। अभी रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने लोक शिकायतों के पुनरानुमान लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसके तहत क्या होता है कि रक्षा मंत्रालय में बहुत से लोग जो है ऑनलाइन तरीके से अलग अलग तरीके की शिकायतें करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की शिकायतें होती हैं वो। तो हर मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, तो उन शिकायतों को कलेक्ट करके संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाने का काम काफ़ी जटिल होता है। मतलब कौन सा काम जो है किस विभाग के लिए होगा, कौन सी शिकायत किस विभाग के द्वारा जो है उसका समाधान किया जाएगा, ये ढूंढना काफ़ी कठिन होता है। तो आईआईटी कानपुर और एक और है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ये दोनों मिलके कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करके, कुछ ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे तरीके ढूंढेंगे ताकि जो शिकायतें हैं उनको आसानी से फ़िल्टर किया जा सके और जो संबंधित विभाग है उस तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। जो मतलब लोगों की शिकायत है तो उसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा कौन सा आपका कौन सी शिकायत किस विभाग के लिए, किस मंत्रालय के लिए काम का मतलब जो है होगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से मतलब जो है इस तरीके से काम ये होगा। तो आईआईटी कानपुर ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है इस तरीके का, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली 3 लोगों के बीच का ये समझौता है, एक तो है आईआईटी कानपुर के, दूसरा है रक्षा मंत्रालय के मध्य का, और तीसरा है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के मध्य का। तो इन 3 के 3 लोग जो है ये मिलके ये काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बेहिचक पूछिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको समझ में ना आया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, सो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं रिसेंटली प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। मई 2021 तक जो है ये यूपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे। प्रदीप कुमार जोशी इनका नाम है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना, जो कि 7 अगस्त को जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है आज।
तो अब जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे प्रदीप कुमार जोशी। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2015 में यूपीएससी के सदस्य बने थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाया करिए, शेयर किया करिए। आप लोग अगर मेहनत को समझते हैं तो आप लोग वाकई में वीडियो देखने के बाद ये रियलाइज़ कर पाते होंगे कि इसके पीछे कितनी मेहनत रहती है। सबसे पहले करंट अफेयर देना अपने आप में एक चैलेंजिंग होता है, खुद ही ढूंढना सब कुछ एक एक करके और उसको पूरी तरीके से मैनेज करना, आपके सामने इस तरीके से रखना कि आपको सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी देना, वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी, ऐसा भी ना हो कि उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग काम रहता है, लेकिन उसके बाद भी डेली के डेली हम करते हैं। तो आप लोग से कम इतना तो हम थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने कुछ सुझाव दें हमको ताकि हम और बेटर कर सकें। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ज़रूर किया करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करिए जो भी मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर। तो मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि राजस्थान, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आपको पता है कि इस वीडियो के साथ आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।